हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन यूपीपीएससी वाला। देखो, एग्ज़ाम आप लोग अभी इस टाइम पे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल ज़ोरों शोरों से लगे होंगे, अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, साथ में अपना जो भी टेस्ट सीरीज़ है वो लगा रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे। बट कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज़ तो रहती है कि प्री के बाद क्या, कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। कि प्री तो चलो हम ठीक है मैनेज कर लेंगे, निकल जाएगा, लेकिन मेंस एक बड़ा डिलेमा है। तो अभी तो खैर ये वीडियो शायद उतना आप लोगों को इम्पोर्टेंस ना लगे क्योंकि प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। बट प्री के बाद मेंस के टाइम पे इस चीज़ की शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे किन चीज़ों पे हम, क्योंकि हमारे पास टाइम प्री के बाद मेंस के टाइम पे बहुत लिमिटेड टाइम होगा। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने। 2.5 से 3 महीने में पूरा सिलेबस को समराइज करना, ठीक है, जितना तुमने साल 1.5 साल में पढ़ा है, और उसके बाद 3 महीने में उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, किन चीज़ों पे ज़्यादा वेटेज देना है, किन पे कम देना है, ये प्लान्ड होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री को लेके 1 महीने बैठ सकते हैं, या ज्योग्राफी को लेके 1 महीने बैठ सकते हैं, या हम पॉलिटी को लेके 1 महीने बैठ सकते हैं। इतना टाइम नहीं होता है। तो हमें ये प्लान करना पड़ता है कि हम कम आउटपुट में ज़्यादा एक्चुअल में गेन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें फोकस रखना पड़ेगा। और यही चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सबसे पहली चीज़ हम लोग जो यहाँ बात करने वाले हैं वो ऐसे के पेपर, एथिक्स, पेपर 5 एंड पेपर 6 एंड हिंदी। ये जो पेपर हैं, अगर तुम देखोगे, कम आउटपुट में 900 मार्क्स कवर कर रहे हैं। कम आउटपुट में, कम आउटपुट क्यों? क्योंकि अगर ऐसे के पेपर की एरिया देखोगे तो ऐसे का सिलेबस कोई डिफाइन नहीं है। और यूपीपीएससी का जो ऐसे का दायरा है वो एक्चुअल में बिल्कुल क्लियर है कि भाई इस दायरे से वो बाहर निकल के पूछता भी नहीं है। तो हम अगर उस पहले से प्लान्ड हैं कि यार हम ये चीज़ इतना दायरे में आती है तो हमें इतने इतने टाइम में इस चीज़ को कवर किया जा सकता है, तो हम इसी चीज़ पे आज हम लोग इसको फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऐसे के पेपर की। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन करते हैं वो करते हैं ऐसे के पेपर की। ऐसे के पेपर में अगर तुम देखोगे तो 3 सेक्शन देखने मिलते हैं यहाँ पे यूपीपीएससी के ऐसे में, ए, बी एंड सी। ये 3 सेक्शन आएंगे, ठीक है। और ऑन एन एवरेज ऐसे के पेपर में लगभग आप लोगों को 700 750 के आसपास का जो है वो ऐसे लिखने के लिए मिलेगा। मतलब यूपीएससी जैसा लेंदी 2 ऐसे नहीं देखने मिलेंगे कि भैया तुम उठाओ और एक्चुअल में जो 2 ऐसे उठा के लिख दिए 1200 मार्क्स के, नहीं। यहाँ पे 3 ऐसे लिखने हैं 700 मार्क्स, 700 वर्ड्स में। यानी कि ऑन एन एवरेज यूपीएससी से कम ही लिखना है। यूपीएससी में टोटल जो है 2400 वर्ड लिखना पड़ता है, यहाँ पे 700 मान के चलो कि 2100 वर्ड लिखने हैं, तो वहाँ से कंपैरेटिवली कम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में उनका दायरा सेट है कि हाँ यहाँ से पूछेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इनका एक ट्रेंड हमेशा से फिक्स रहा है कि जो सेक्शन बी आता है इसमें एक एरिया उनका फिक्स है कि वो एग्रीकल्चर से, एक्चुअल में एग्रीकल्चर, यहां से एग्रीकल्चर एस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं यहां से एक ऐसे आएगा ही आएगा, ट्रेंड में हमेशा रहता है किसी ना किसी तरीके से। वो एग्रीकल्चर एस्पेक्ट से, यानी कि हो सकता है कि एग्रीकल्चर को क्लाइमेट के साथ एसोसिएट करके पूछ लें, ठीक है। हो सकता है कि वे एग्रीकल्चर में जो करंट में यूपी की प्रॉब्लम से पूछ लें, हो सकता है एग्रीकल्चर में जो साइंटिफिक एवोल्यूशंस जो हो रहे हैं वहाँ से पूछ लें। तो यहाँ पे एक उनका दायरा फिक्स है कि वो एग्रीकल्चर से यहाँ पे जरूर एक ऐसे आएगा ही आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा, या फिर इस पे यहाँ पे साइंस एंड इनोवेशंस, साइंस से यहाँ पे पूछेंगे। दोनों ही अच्छे एरिया हैं। तो बाकी एक आध वो फिर जो भी न्यूज़ में करंट में रहा है वहां से पूछेंगे, बट ये दो एरिया एक्चुअल में उनके एस्पेक्ट फिक्स है। यानी कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर और साइंस, साइंस थोड़ा सा एक ब्रॉडर टर्म भी हो जा रहा कि साइंस में क्या, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात हो रही है, थोड़ा सा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट हो जाता है साइंस का। लेकिन फिर भी कवर, साइंस इज इंटरेस्टिंग, जिसने भी साइंस बैकग्राउंड से होगा उनके लिए साइंस का ऐसे लिखना कंपैरेटिवली आसान है। एग्रीकल्चर ऐसा एरिया है क्योंकि ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में हम लोगों ने कवर कर रखा है तो आसानी से कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसको मैनेज कैसे करें। देखो, ऐसे ही के लिए हमें सबसे पहली चीज ये दिमाग में रखना है कि इसको लिखना कैसे है, इसका तरीका क्या है। 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं जब हम ऐसे कवर करते हैं। ऐसे को हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से कवर करते हैं। मान लो सपोज मैं एग्रीकल्चर के एक एस्पेक्ट्स पे, सपोज न्यू, जैसे लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन आया था, मैं उसी से कनेक्ट करके आप लोगों को समझा देता हूँ, तो आप क्विकली मैनेज कर लेंगे इस चीज़ को। जैसे लास्ट ईयर वहाँ पे एक आया कि न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन एग्रीकल्चर सेक्टर।
ये आई थिंक ऐसे था यूपीपीएससी का, न्यू पॉसिबिलिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू पॉसिबिलिटीज क्या हैं। अब यहां पे इसको लिखने के पहले हमें यहाँ पे देखो दो तरीके हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई कोट हो, कोटेशन हो, आप वहाँ से उठा सकते हैं, बट जनरली कोटेशन हमें याद नहीं आते क्योंकि इतने सारे कोटेशन है, डिफिकल्ट हो जाता है। अगर तुम्हारी जगह सपोज मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे कुछ इनोवेटिव स्टोरी लाइन्स है, कोई स्टोरी लाइन क्रिएट करूँगा मैं। सपोज जैसे मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मैं एक रूरल जैसे बुंदेलखंड वाले रीजन से अगर आता हूँ, बुंदेलखंड में जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक टिपिकल एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे अक्सर पानी की समस्या और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वहाँ पे मेन सोर्स भी वही है और प्रॉब्लम्स भी वहीं पे। तो मैं अपने गांव की कोई भी एक स्टोरी लाइन जो मुझे बचपन में याद होगी, जो चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी हैं, ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी लाइन क्रिएट करूँगा, एक पार्ट क्रिएट करूँगा कि एक फलाना पर्सन था, ठीक है, इस टाइम पे ये चीज़ करी, बारिश हुई, बारिश की वजह से उसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए, उसके सीड्स खराब हो गए, ये हो गया, मतलब इस तरीके की कोई एक वहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट कर लूँगा। कंडीशन क्रिएट करने के बाद क्योंकि एग्रीकल्चर है तो फिर हमें इसको स्टोरी लाइन को जस्टिफाई करने के लिए हमें उसको ज्योग्राफी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम एक डायमेंशन यहाँ पे ज्योग्राफी से क्रिएट करेंगे कि हमारे यहाँ पे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स कि किस तरीके की क्लाइमेटोलॉजी है, किस तरह की क्लाइमेटोलॉजी के हमारे यहाँ पे सॉइल्स का नेचर्स कैसा है, मेरे रीजन में कैसा। जब बुंदेलखंड की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, हमने स्टोरी क्रिएट करी है तो हम वहाँ पे बताएंगे कि हाँ बुंदेलखंड में इस तरीके की मिट्टी मिलती है, राइट। यूपी का इस तरीके का, वहाँ पे इस तरीके 15 क्या कहते हैं एग्रीकल्चर एग्री सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है जोग्राफी को। इसी तरीके से इंडिया की हम जोग्राफिकल एरियाज़ को डिवाइड कर लेंगे सॉइल के बेसिस पे, क्लाइमेट के बेसिस पे, है ना। तो उसका जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हम पूरा कवर कर लेंगे। जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स कवर करने के बाद जब ये सारी चीज़ हो जाएंगी, फिर उसकी हम इकोनॉमिक वैल्यूएशंस की बात करेंगे। इकोनॉमिक वैल्यूएशंस के भाई देखो यहाँ पे पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें कि लाइक जैसे पुराने टाइम पे अगर एंशियंट टाइम से उठाना शुरू कर दें कि एंशियंट टाइम पे जैसे अपने यहाँ पे कहा जाता है कि जब न्यूलिथिक पीरियड्स वगैरह की बात होती है तो अपने यहाँ पे वीट एंड राइस, मेज़, इन सब चीज़ों की वहाँ पे खेती होती थी, राइट। तो हमने थोड़ा सा एक इनपुट दे दिया एंशियंट पीरियड का, एंड देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा जस्टिफाई करना शुरू किया कि हाँ इस तरीके से हमारे यहाँ पे अभी रिसेंट में जैसे रानी खेत हुआ, वहाँ पे प्लाऊ वगैरह मिले हैं, ट्रेसेस मिले हैं। तो एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडिया और ये ब्रेड एंड बटर हमेशा से रहा है। फिर उसके बाद उसको इकोनॉमी में के फिर ब्रिटिशर्स के पीरियड में किस तरीके से वहाँ पे नील की खेती होती थी और क्या चीज़ें हुआ, वो थोड़ा बहुत हिस्ट्री का हमने एस्पेक्ट कवर किया। फिर वहीं से हमने वहाँ पे कनेक्ट किया कि कैसे एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमिक वहाँ पे एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और लोग एक्चुअल में थोड़े से मूव डाउन कर गए वहाँ से। फिर 1950s के बाद से हमारे यहाँ जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, जीडीपी से कंट्रीब्यूशन, फिर धीरे धीरे ड्रास्टिकली क्या चेंजेस आए वहाँ पे, आज के टाइम पे कितना एग्रीकल्चर एक्चुअल में इकोनॉमी में वहाँ पे पोर करता है, यानी कि कितना एक्चुअल में इकोनॉमी में इनपुट प्रोवाइड कराता है, क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ पे पैदा होती हैं, क्या हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, किन चीज़ों पे अभी भी हमारी डिपेंडेंसी है जो हम इम्पोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बताई, ठीक है। इसी तरीके से अब ये एस्पेक्ट्स बता दिया, ठीक है। फिर उसका सोशल एस्पेक्ट कवर किया कि जब ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड देन उसके बाद हमने सोशल एस्पेक्ट कवर किया कि क्यों एक्चुअल में इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर हमारे लिए, मतलब अगर तुम देखोगे तो किसी भी रीजन में आप भले ही शहर चले जाओ, लेकिन शहर में जाने के बाद भी आदमी ये कहता है कि नहीं हमें गांव अपने वापस जाना है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, किस तरीके के सोशल बॉन्ड इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो किस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर हायरार्की क्रिएट करता है, सोशल बॉन्ड क्रिएट करता है, अच्छे या बुरे जो भी है वो सोशल एस्पेक्ट्स हम यहाँ बताएंगे। जब ये सारा एस्पेक्ट हम बता चुके होंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे चैलेंजेस ढूंढना शुरू करेंगे। फिर हम यहाँ पे चैलेंजेस ढूंढना शुरू करेंगे कि हमें आज की डेट में किस एंगल पे चैलेंजेस एग्रीकल्चर में मिल रहा है। हम यहाँ पे फिर डायमेंशंस क्रिएट करेंगे जो हमने प्रीवियस डायमेंशंस क्रिएट करी थी, लाइक ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज के डेट में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम।
तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे हार्म कर रहा है, कोई स्पेसिफिक केस स्टडी उठा लेंगे कि यहाँ पे जैसे अगर सपोज बुंदेलखंड की बात करें तो पुराने टाइम पे नहरें देखी जाती थी, आज के डेट में पानी वहाँ पे ड्रास्टिकली कम हो रहा है और हमारी एक वहाँ पे क्या कहते हैं जो वो है एग्रीकल्चर है, वो एक्चुअल में इस तरह की हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो थोड़ा सा पानी को ज़्यादा यूटिलाइज करती हैं, लाइक शुगर केन हो गया, राइस हो गया। तो ये चीज़ें कि हमें यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये फ्लड एंड अल नीनो वगैरह का इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है, फिर हमारे एग्री प्रैक्टिसेस जो है, एग्री प्रैक्टिसेस वो कैसे हैम्पर कर रही हैं, राइट, कैसे वर्चुअल वाटर थ्योरी जो है वो काम करती है एग्रीकल्चर में, वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी फेलियर्स जो है वो क्या है कि लाइक गवर्नमेंट ने जैसे इतनी सारी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ बनाई हैं बट उनका क्या रियलिटी में ज़मीनी स्तर पे असर पहुंच रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सॉइल हेल्थ कार्ड कितने लोगों को मिला, उसका डेटा हम यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कि जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात होती है वहाँ पे कि उसको इंडस्ट्री से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं कि फूड इंडस्ट्री से, या जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी कि वहाँ पे फूड पार्क एंड कोल्ड स्टोरेज के बारे में बात करी थी, हाउ मैनी फूड स्टोरेज वहाँ पे फूड पार्क एंड कोल्ड स्टोरेज हैज़ बीन क्रिएटेड टिल नाउ, राइट। देयर आर सो मैनी गवर्नमेंट पॉलिसी फेलियर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीकल्चर में कि केसीसी कार्ड बनता है वहाँ पे, किसान क्रेडिट कार्ड वहाँ पे, ठीक है, उनको वहाँ पे इंश्योरेंस दिया जाता है बट इंश्योरेंस का बेनिफिट कितना पहुँच रहा, ये सारा चीज़ हम डेटा के साथ यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी प्रॉब्लम्स लिखेंगे, देन अब यहाँ पे आएंगे कि क्या नए एस्पेक्ट्स ओपन हो रहे हैं। ये सब हम छोटे मतलब ये सब हम निपटा लेंगे, ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हम ये सारा निपटा देंगे लगभग 200 वर्ड में। इतना निपटाने के बाद फिर हम एक्चुअल में बचे 200 या 300 वर्ड में, अब 400 वर्ड हम अपने बचाएंगे, 400 वर्ड में लिखेंगे यहाँ पे न्यू एग्रीकल्चर पॉसिबिलिटीज। न्यू एग्रीकल्चर पॉसिबिलिटीज में कि एक क्लाइमेट, जैसे आज के डेट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जैसी प्रैक्टिसेस के बारे में हम बात कर सकते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे और पॉसिबिलिटीज जेनेटिक वर्टिकल फार्मिंग की बात कर सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग हो गया। हम हाइड्रोफोबिक फार्मिंग की बात कर सकते हैं, यहां पे हाइड्रोफोबिक फार्मिंग, राइट, हाइड्रोफोबिक फार्मिंग की बात कर सकते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में और भी कई हैं, जैसे ड्रोन, वहाँ पे मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक ड्रोन, जैसे ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट अभी दिया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में किस तरीके के नए वेन्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे कई सारी फॉरेन कंट्रीज़ की प्रैक्टिसेस, डिमांड एंड सप्लाई बेस एग्रीकल्चर सिस्टम, ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि हम वहाँ पे चावल और गेहूँ पे फंसे हुए हैं, हम एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई को देख नहीं रहे। लाइक जैसे अगर देखोगे इंटरनेशनल मार्केट में एवाकाडो हो गया, ड्रैगन फ्रूट्स हो गए, इस तरह की डिमांड्स काफ़ी हैं, तो हमें यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड फार्मिंग सिस्टम्स नए वेन्यू फोकस कर सकता है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन क्रिएट करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे इस तरीके से हमें। तो अब हमें एक आइडिया मिल गया कि हमें लिखना कैसे है और हमें इस पे एक्चुअल में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने ये तुम्हें पूरा ऐसे ही सिस्टम बता दिया कि एग्रीकल्चर में कैसे लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एक मॉडल एक ऐसे अपना क्रिएट करके रखेंगे और कई सारे वहाँ पे एक पेजेस बना के अपना जो है डेटा, जो स्पेसिफिकली हमें डेटा रिक्वायर्ड है वो डेटा हम समराइज कर लेंगे। तो एग्रीकल्चर का हम जितना भी डेटा होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, जो इकोनॉमिक डेटा, जोग्राफिकल डेटा, वो एक पेजेस पर रख लेंगे और उसी को हम मल्टीपल जगह पे यूज़ कर लेंगे। कोई भी ऐसे आएगा हम उनको यूज़ करके काम चला सकते हैं। तो हमें ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो तुम अगर सी सेक्टर, जो सेक्शन सी आता है, सी सेक्शन में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी लाइक जैसे आईआर से रिलेटेड टॉपिक जो हैं वो यहाँ पे मोस्ट फेवरेट एरिया रहता है, आईआर से रिलेटेड। अब आईआर अगर तुमने जीएस पेपर 2 में पढ़ा है तो ये आसानी से हो सकता है। जैसे लाइक अगर तुम लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। या फिर
यहाँ पे आईआर से रिलेटेड हो गया, या कोई गवर्नमेंट स्कीम को एक्चुअल में, ये थोड़ा सा वेग हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम में कौन सा पूछेगा किस तरीके का, ये थोड़ा सा ट्रेस कर पाना मुश्किल है। तो बट ये फिर भी कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है। इसी में तुम्हारा इन्वायरमेंट का भी एक एस्पेक्ट्स कवर होता है, तो हम इसका जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट का हो गया, तो हम एक्चुअल में एक मॉडल ऐसे प्रिपेयर करके अपना डेटा वगैरह सेट करके आसानी से रख सकते हैं, जो हम मान लो एक एग्रीकल्चर का हमने एक दिन में बना लिया, एक दिन में साइंस का बना लिया, साइंस का 2 दिन ले लिया, ठीक है, आईआर का 1-2 टॉपिक के बना लिए, इन्वायरमेंट का 1-2 टॉपिक से बना लिया, डेटा वगैरह रख लिया, हमारा यहाँ पे हफ्ते भर में ये काम हो गया। इसी तरह से ए सेक्शन में अगर तुम जाओगे तो ए सेक्शन में तुम्हारा वो है, ये थोड़ा सा सोसाइटल ऐसे आते हैं, सोसाइटल जो है सोसाइटी वगैरह की अगर हम बात करें, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक एक तरीके से एस्पेक्ट्स की बात करें, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को लेके, उस तरह की चीज़ों को लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स, कोई बहुत विशेष स्कीम्स वगैरह चल रही हो सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे सोशल एंड फिलोसफिकल वाला एस्पेक्ट आता है, यहाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि सोसाइटी के मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा पास्ट ईयर क्वेश्चंस को उठा के, बट मोरलेस हमें गेस लग जाता है कि हाँ किस तरीके के वो सोसाइटल पूछ सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने पूछ लिया था कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में किस तरह की प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी का एस्पेक्ट है। लास्ट ईयर G20 समिट हुआ था, जो G20 से पूछ लिया, ठीक है। सपोज आज की डेट में अगर सोसाइटी के एस्पेक्ट से देखोगे तो क्राउडेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई तुम्हारी, ओवर क्राउडेड हो गया, या गवर्नमेंट ने अभी तुम देखा होगा कि एनसीआर वगैरह के जैसे डेवलपमेंट चल रहा है, तो एससीआर वगैरह का कॉन्सेप्ट अभी लेके आए, तो इससे क्या बेनिफिट है, तो इस तरीके के सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे में, तो हम एक हफ्ते में आसानी से निपटा सकते हैं, बट हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट हम एक परफॉर्मा तो क्रिएट कर ही सकते हैं, तो ऐसे हम इस तरीके से डील कर लेंगे। फिर आता है एथिक्स का पेपर। एथिक्स का पेपर डील करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है कि हमें इसको सिलेबस से पहले हमें यूपीपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। हम यूपीपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चन से अंदाज़ा लग जाएगा कि किन किन चीज़ों पे वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, राइट, कि वो सिलेबस की हेडिंग्स वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, केस स्टडीज़ कंपैरेटिवली कम आती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमें यूपीपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, देन यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो वाले सारे नहीं मत करने बैठ जाना, केस स्टडी नहीं सॉल्व करनी है, हमें जो डायरेक्ट हिट करते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं पास्ट ईयर के, हम उनको देख के यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। इन क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, और साथ में सिलेबस, जो सिलेबस है एक्चुअल में सिलेबस को हेडिंग को पकड़ के हमें वहाँ पे चीज़ें पढ़नी है। मतलब अगर सपोज जैसे पहला टॉपिक है तुम्हारा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, राइट, उसमें तुम्हारा क्या कहते हैं, एथिक्स के एसेंस की बात होती है, डिटर्मिनिज्म की बात होती है, लाइक डायमेंशंस ऑफ एथिक्स की बात होती है, मोरालिटीज़ की बात होती है, ठीक है, कि जो ग्रेट लीडर्स वगैरह हैं उनकी टीचिंग की बात होती है, एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, तो इसमें हमें सिलेक्टिव स्टडी करना है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे हम बेसिक फंडा समझेंगे कि एथिक्स है क्या, एथिक्स के वहाँ पे अगर देखोगे डिटर्मिनेंट्स वगैरह क्या हैं एथिक्स के, ह्यूमन एक्शंस में किस बेसिस पे हम एथिक्स को जज करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कितने टाइप की एथिक्स है, मोरालिटी किसके पार्ट है, मोरालिटी के कितने एस्पेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें। एंड देन उसके बाद फिर कुछ जो थिंकर हैं, लाइक जैसे प्लेटो की बात आती है तो प्लेटो का जस्टिस का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से वहाँ पे अगर हम बात करें एरिस्टोटल की तो उनका मिडिल पाथ का कॉन्सेप्ट आ जाता है, विवेकानंद जी की बात करें तो उनका ह्यूमन सर्विस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, गांधी जी की बात करें तो उनके जो वहाँ पे ट्रुथ एंड वहाँ पे नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से कनेक्ट हो जाता है। तो हमें कुछ पर्टिकुलर थिंकर्स के बारे में हमें कुछ एस्पेक्ट्स बनाने पड़ते हैं इसमें। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एथिक्स का जब आंसर लिखते हो तो उसमें हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स लिखने ज़्यादा ज़रूरी, यानी कि हम वहाँ पे जब भी एथिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लाइक एथिक्स एंड मोरालिटी में क्या डिफरेंस है, तो हम वहाँ पे एग्जाम्पल से उसको ज़्यादा समझाएंगे। हम डेफिनेशन लिखेंगे बट उसका ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा एग्जाम्पल से समझाने पे। एग्जाम्पल ही एथिक्स को एक्चुअल में इंपॉर्टेंट बनाता है, बिना एग्जाम्पल के आप एथिक्स नहीं लिख सकते, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो इसी तरीके से हम हर चीज़ की वहाँ पे डेफिनेशन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, हर चीज़ के एग्जाम्पल हम पहले से सेट करके रखेंगे, ठीक है, और चार्ट वाइज बना के रखेंगे। लाइक जैसे एथिक्स एंड एथिक्स के पार्ट क्या है, चार्ट्स में बना लिए, मोरालिटी का क्या है उसके वहाँ पे सेट अपने एग्जाम्पल्स फिक्स कर लिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे चीज़ें हैं वैसे कर ली। इसी तरीके से एटीट्यूड की जब बात आती है तो एटीट्यूड में तुम्हारा क्या फंक्शन है, कैसे इन्फ्लुएंस, एटीट्यूड इन्फ्लुएंस कैसे होता है, फिर एटीट्यूड तुम्हारा बिहेवियर में कैसे कन्वर्ट होता है, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो एक्चुअल में एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी होंगी, ठीक है। एप्टीट्यूड वगैरह की बात हो गई, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंसी हो गया, ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे पीसीएस का पेपर पास्ट ईयर, यूपीएससी का पास्ट ईयर क्वेश्चन और चार्ट वाइज स्टडी, मतलब हमें इसमें ये नहीं है कि तुमने कोई बड़ी स्टैंडर्ड बुक उठा ली, जी सुब्बाराव या कोई भी एक बड़ी बुक, और फिर उसके बोझ तले दब गए, इतना टाइम नहीं होता है, हमें सिलेक्टिव अप्रोच से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सिविल सर्विस में तुम्हारा वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, सिंपैथी क्या है, एम्पैथी क्या है, ठीक है, गवर्नेंस में कैसे इम्पैक्ट करती हैं ये सारी वैल्यूज़, इंटीग्रिटी क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, उस टर्मिनोलॉजी का एप्लीकेशंस हमें फोकस करना पड़ेगा। जो टर्म्स है ना एथिक्स के, प्रॉबिटी हो गया, राइट, तो इस तरीके के जो टर्म्स हैं हमें उनका डेफिनेशन प्रॉपरली पता हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन पता हो, एथिक्स में इतने से काम हो जाता है। यानी कि एथिक्स भी अगर मोरलेस अगर तुमने पहले भी नहीं पढ़ी है तब भी तुम एथिक्स को 20 दिन में कर सकते हो, अगर तमीज से करोगे तो आराम से एथिक्स। अगर तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तब भी 20 डेज में खत्म हो जाएगा एथिक्स। अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तो तुम्हें हार्डली 10 से 12 दिन लगेंगे, एथिक्स इतने में खत्म हो जाएगा। अब सोचो यानी कि तुम 20 दिन में लगभग लगभग 400 मार्क्स का तुमने निपटा दिया। अब एथिक्स यूपी पेपर 5 एंड पेपर 6 को कैसे डील करना है, इसको अगर तुम अलग पढ़ने गए ना तो तुम्हारा बंटा, बिल्कुल भंटाधारी कहूंगा मैं एक तरीके से, इसको अलग नहीं पढ़ना है। लाइक जैसे तुम पॉलिटी पढ़े तो इसका यूपी पेपर 5 में पॉलिटी का एस्पेक्ट है, तुमने वहाँ पे यूपी का स्ट्रक्चर, जैसे तुम गवर्नर की बात कर रहे हो, गवर्नर वहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हो, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ रहे हो, तो वहीं पे तुम इसको कनेक्ट करोगे। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, यूपी की हिस्ट्री वहीं कनेक्ट करोगे। अगर तुमने उसको डिटैच किया ना, अलग किया, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अलग से नहीं करना है। एथिक्स कर रहे हैं तुमने, वहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हो, तुम अपने उस पीरियड की बात कर रहे हो तो उसके ट्रेसेस देखो कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, यूपी में कौन कौन सी जगह पे एक्चुअल में सोर्सेज मिलते हैं। इसी तरीके से अगर तुम एंशंट वैदिक पीरियड की बात कर रहे हो तो वैदिक पीरियड में कौन कौन से वहाँ पे महाजनपदास की बात हो रही है जो यूपी से एसोसिएटेड है, इस तरीके से इसको फॉलो करना है। यानी कि तुम जब एक्चुअल में जीएस पेपर 1 2 3 कर रहे होगे तो ये उसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे तो यूपी की ज्योग्राफी अलग मत पढ़ना, उसी के साथ मिक्स पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और ये भी पार्ट क्लियर साथ में खत्म हो जाएगा, अलग नहीं करना है। यही सेम चीज जीएस पेपर 6 में करनी है। जीएस पेपर 6 में एक चीज अलग होगी, वो है पॉलिसी, यूपी की पॉलिसी स्पेसिफिकली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूपी की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हो गया, ठीक है, यूपी की इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी हो गया, ठीक है, यूपी की डेटा पॉलिसी हो गया। तो ऐसी जो पॉलिसीज़ है ना, गवर्नमेंट 8 से, आई थिंक 8 से 9 पॉलिसीज़ हैं यूपी की अलग से, वो 8 से 9 पॉलिसीज़ तुम्हें अलग से करनी पड़ेंगी। बाकी का पूरा तुम्हें जीएस पेपर के साथ ही कनेक्ट करना है, इसको कोई अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इससे तुम्हारा टाइम की भी बचत हो जाएगी और तुम्हें यहाँ पे आउटपुट भी मिल जाएगा। तो इसको अलग नहीं करना है, कभी भी ध्यान रखना कि अगर मान लो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हो तो उसमें तुम्हें क्या टाइम लगेगा कि वहाँ पे यूपी के बॉर्डर में क्या इश्यूज़ हैं, जो भाई आईआर और वहाँ पे इसमें पढ़ रहे हो बॉर्डर सिक्योरिटी का नेपाल के साथ जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर तुम सोनभद्र और इसके एरिया की बात कर रहे हो तो जो नक्सल वगैरह का प्रॉब्लम है वो वहाँ पे देखने मिल रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम यूपी में भी है, तो उसी के साथ वहीं पे कनेक्ट हो जाएंगे। बस तुम्हें ध्यान क्या करना है कि जब इस पेपर को सॉल्व करो, सिलेबस सामने रखो, मेन सिलेबस जीएस पेपर 1 2 3 के साथ कनेक्ट करो और बस इसके फैक्ट अलग से ढूंढ लो कि गवर्नमेंट ने कोई डेटा दिया है यूपी का अलग से, गवर्नमेंट ने कोई अलग से क्या कहते हैं कोई पॉलिसी लॉन्च करी है इसके लिए, ठीक है, यूपी में कोई अलग से इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है, बस वो हमें फैक्ट सीट एक बनानी पड़ेगी, बस उससे ज़्यादा नहीं। हार्डली वो तुम मान के चलो कि जीएस पेपर 5 में वो फैक्ट सीट, अगर तुम पूरे जीएस पेपर 5 की बात करोगे तो हार्डली 4 से 5 पेज में बन जाएगी, और यही चीज़ यहाँ पे पेपर 6 में भी है, 5 से 6 पेज में तुम्हारा ये कवर हो जाएगा अगर तुम उसके साथ करोगे, तो कम टाइम में यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा।
और हिंदी का एस्पेक्ट्स जो है वो हिंदी ऑलरेडी वर्सेटाइल है, यूपी का फेवरेट एरिया है, ठीक है, कि जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं वहाँ पे तत्सम तद्भव वगैरह जिस तरीके की चीज़ें वहाँ पे आती हैं वो तुम आराम से हिंदी की क्लासेस जो होती हैं उनमें तुम्हारा ये एस्पेक्ट कवर हो जाएगा। हिंदी हार्डली, जैसे पुराने जो सिलेक्टेड लोग हैं वो भी कहते हैं कि हिंदी को कवर करने में अगर पहले से थोड़ा बहुत आती है हिंदी तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में आराम से हिंदी कवर कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स। यानी कि तुम्हारा जो सिलेबस है तो 3 महीने लगने हैं वो आराम से चैनलाइज हो जाएगा कि एक हफ्ते में तुम ऐसे का एस्पेक्ट कवर करोगे, 12 से 15 दिन में तुम्हारा यहाँ पे ये पेपर कवर हो जाएगा, 20 दिन चलेगा, ठीक है। एथिक्स के पेपर को तुम जीएस के पेपर के साथ कनेक्ट कर दोगे तो तुम्हारा एक हफ्ते में, मतलब जो तुम्हें जीएस पेपर का टाइम लग रहा है उसके साथ एडिशनल एक हफ्ता और जोड़ दो, इतने में तुम्हारा ये कवर हो जाएगा और एक हफ्ता ये, यानी कि तुम आराम से 2 महीने में पूरा ये सिलेबस निपटा के 1 महीने रिवीजन के लिए बचा सकते हो। ये चीज़ हमें थोड़ा सा कवर करना है। अभी जब नेक्स्ट जब हम लोग कभी, जब तुम लोग का प्री हो जाएगा तब फिर एक एक चीज़ों को हम लोग कैसे कनेक्ट करना है ये चीज़ हम लोग आगे चल के, तब तुम्हारा प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जब कहीं ना कहीं उस पर डिस्कशन कर लेंगे, राइट। इसी और इसके लिए स्पेसिफिकली आई थिंक पीडब्ल्यू का जो है प्री के बाद आप लोगों को मेंस के लिए गाइडेंस प्रोग्राम शायद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी लोग वहाँ पे हम लोग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे सुमित सर हो गए, योगी सर हो गए, ठीक है, मैं हो गया, और भी कई सारे लोग हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आराम से वो अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए असिस्ट कर देंगे। जैसे हिंदी के लिए हिंदी वाले सर हैं वो बड़े शानदार हैं, वहाँ पे आराम से तुम्हें गाइड कर देंगे। तो जितने भी लोगों को असिस्ट वहाँ पे थोड़ा वो सपोर्ट चाहिए वो कमेंट में आराम से बता देना, ठीक है। कमेंट में वहाँ पे बोल दोगे तो पीडब्ल्यू वाले आप लोग से जो है वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक हमने थोड़ा सा जस्ट एक फॉर्मल स्ट्रैटेजी बता दी, बाकी डिटेल हम लोग जब तुम लोग कनेक्ट हो गए तो फिर हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे ऐसे का मैंने तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, ये एक जस्ट हल्का सा फ्रेमवर्क है, ये पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं है। तो जब हम लोग आएंगे वहाँ पे एथिक्स का पेपर के लिए या ऐसे के पेपर के लिए तो एक एक वहाँ पे डेटा कैसे कलेक्ट करना है, इनफैक्ट डेटा पीडब्ल्यू ही देगा, तो कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना है, कैसे फ्रेम बनाना है, कैसे हम लोग डायमेंशन क्रिएट करते हैं, वो चीज़ हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। ट्राई करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।